ओ हेलो हेलो। तो बच्चों आज थोड़ा सा अपन लेट हैं, बट यकीन मानना एक मीटिंग की वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के। एम आई ऑडिबल विजिबल बच्चों? बताइए जल्दी से। शुरू करेंगे आज। ड्यू टू वन वेरी अर्जेंट मीटिंग आई हैड टू एग्जैक्टली है ना रीस्केड्यूल दिस। चलिए शुरू करते हुए गुड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। डेली गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, आज गुड आफ्टरनून बोल रहा हूँ। तो बताइए जल्दी से क्या हाल चाल हैं आपके। यस, शुरू करें। देखो आज हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट बच्चों आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये मोस्ट अंडररेटेड चैप्टर्स में से एक है आज की डेट में। पहले तो नहीं था, कुछ दिन पहले क्या होता था, कुछ दिन पहले तो ये बड़े अच्छों में होता था। यहां पर देखिएगा। चलो और कौन कौन जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी के सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर वी आर रेडी। जैसे ही आप रेडी हो जाएंगे यहां पर देखिएगा, वैसे ही अपन मूव करेंगे। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ग्रुप 16 एंड 17 कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे बच्चे। नवजोत वेरी गुड आफ्टरनून। डेली हम गुड मॉर्निंग बोला करते हैं। वंदना गुड आफ्टरनून, नवजोत गुड आफ्टरनून। देखिएगा मजा आएगा आपको, एक एक छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे अपन। जहां पे बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं उस पॉइंट पे भी अपन डिस्कशंस रखेंगे। चलिए, तो यहां से ग्रुप 15 एंड 16 से पहले जो हमने कल बात की थी, मैंने आपको बताया था कि ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हाइड्राइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में कौन से इंपॉर्टेंट है बच्चों, हैलाइड्स। तो यहां पर हम ऑक्साइड की तरफ मूव कर गए हैं। ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, सेस्क्वी ऑक्साइड बनाते हैं। सेस्क्वी ऑक्साइड्स का मतलब होता है E2O3 टाइप की ऑक्साइड, इन्हें कहते हैं सेस्क्वी ऑक्साइड। ये जितनी भी ऑक्साइड होती हैं, अगर बोरॉन की बात करें B2O3, ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज एसिडिक। अगर मैं Al2O3 की बात करूं, Al2O3, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, Ga2O3 आ जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है In2O3 और फिर आ जाता है Tl2O3। याद रखना है ये दोनों बेसिक में आती हैं। ये हमारे पास दोनों की दोनों किस में आते हैं, एम्फोटेरिक में आते हैं। और ये हमारे पास एसिडिक में आता है। ये हमारे पास किस में आता है, एसिडिक में। अब मुझे कैसे पता चलेगा कोई एसिडिक है, यहां पर देखिएगा। अगर मैं B2O3 की बात करूं, B2O3 ध्यान से देखना, B2O3 को अगर मैंने किसके साथ डाल दिया बच्चे, प्लीज नोट कीजिएगा। अगर B2O3 को मैं 2NaOH के साथ डाल देता हूं तो ये एसिडिक है, इमीडिएटली बना देता है 2NaBO2, 2NaBO2 और साथ में प्लस H2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से हमारे पास ये रिएक्शन क्या है, ये एसिड है और ये बेस है। दिख रहा है ना भाई, किसी को आपको पता कैसे चलेगा कि कोई एसिड है या बेस है। अगर बेस से रिएक्शन कर रहा है तो एसिड है, एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो बेस है, दोनों से कर रहा था एम्फोटेरिक है। यही तो होता है ना फंडा। तो यहां पर देखो जरा एक बार, B2O3 ने NaOH के साथ रिएक्शन किया, इसका मतलब एसिडिक है। पानी में डालेंगे तो भी क्या कर जाएगा, ये बोरिक एसिड दे देगा। पानी के अंदर भी अगर इसे डालते हैं, पानी के अंदर इसे डालते हैं तो बोरिक एसिड दे देता है, H3BO3 बना देता है। इसका मतलब ये, अब देखो Al2O3 और गैलियम ये दोनों NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaAlO2 बना देगा, HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो AlCl3 बना देगा। एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है, बेस से भी। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, मोस्टली बेसिक होते हैं, टिपिकल बेस होते हैं। ये टिपिकल बेस का मतलब एग्जैक्टली इनके अंदर जो बेसिक कैरेक्टर है वो प्रोमिनेंट, यानी बहुत ज्यादा विजिबल तो नहीं होता है, लेकिन ये बिहेव बेस की तरह ही करते हैं। तो टिपिकल बेसिक ऑक्साइड्स हैं ये। अब हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। याद रखेंगे ये दोनों एम्फोटेरिक हैं और ये
एक बात आपने जो नोट वर्दी है यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप दिमाग में डाल के रखिएगा कि हमारे पास क्या होता है बच्चों, Tl2O। Tl2O इज मोर बेसिक देन Tl2O3। ये बात याद रखिएगा, Tl2O3 से ज्यादा बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास TlOH बनता है, दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर बेस देन TlOH थ्राइस। ये बात याद रखिएगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। TlOH इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या होता है, 6 स्ट्रॉन्ग बेसिस में आता है। इसे बोलते हैं टेलुरियम हाइड्रोक्साइड, मोनोहाइड्रोक्साइड, ट्राई हाइड्रोक्साइड। वीक बेस होता है, एसिडिक नेचर आ जाता है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। तो ये बात आपने नोट कर ली। तो हमें ये पता चल गया कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर क्या कर जाता है बच्चे, डिक्रीज कर रहा है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, यानी जब बोरॉन से आप और टेलुरियम तक, थैलियम तक जा रहे हैं, टेलुरियम नहीं थैलियम, सॉरी मुंह से गलत निकला, बोरॉन से आप थैलियम तक जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे पास बेसिक नेचर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि मेटालिक नेचर बढ़ रहा है। और जितने भी मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो इन टॉपिक्स को आप जल्दी से 1 2 3 4 5 जरूर नोट कर लेंगे। 1 2 3 ये 4 है और ये 5 है। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज। याद रखिएगा, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट। बोरॉन कौन सा, ओनली क्रिस्टलाइन बोरॉन। एमोर्फस तो रिएक्शन कर जाएगा। याद रखिएगा, अगर हमारे पास बोरॉन क्या है, क्रिस्टलाइन है, अगर बोरॉन क्रिस्टलाइन है तो ये क्या होता है, इनर्ट होता है, ये रिएक्शन नहीं करता। लेकिन अगर बोरॉन हमारे पास क्या है, मॉइजन बोरॉन है, यानी एमोर्फस बोरॉन है, तो ये रिएक्शन कर जाएगा। एमोर्फस बोरॉन तो रिएक्शन कर जाता है, किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये तो वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, और ये HCl के साथ भी रिएक्शन करता है। ये HCl के साथ भी रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, BCl3 बना देता है। क्या बना देता है, BCl3 बना देता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। हाइड्रोजन को यहां से स्लोली रिलीज करता है। तो ये तो बड़ा इजी सी बात है, क्लोरीन के साथ भी डायरेक्ट रिएक्शन है इसकी। अब बात करेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये किसके साथ बच्चे, NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, NaBO2। क्या बना देता है, सोडियम मेटाबोरेट बना देता है। अब बात करें एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। और यहां पे मैंने एक्वस बेस दिया है। देखो, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, अगर एल्यूमिनियम के ऊपर आपने ड्राई डाल दिया NaOH, तो यहां पे याद रखिएगा ये बनाएगा Na3AlO3, इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और प्लस यहां से हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। और अगर इसके ऊपर आपने डाला है NaOH एक्वस, क्या डाला है, NaOH एक्वस, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा 2NaAlO2, 2NaAlO2 बनेगा, जो कि फर्दर पानी के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना देगा, ये बना देगा। क्या बन जाता है बच्चे, नोट कर लीजिएगा, दिस इज फॉर्म्ड। यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, NaAlOH होल 4। क्या बन जाएगा, NaAlOH होल 4 बन जाता है। तो ये बात आप दिमाग में डाल के रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है। एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, HCl डालेंगे तो AlCl3 बना देगा, हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो ये बात याद रखनी है, ये एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी रिएक्शन करता है। और यहां पे बच्चों आप ध्यान से देखोगे, ड्राई AlCl3 बनाने वाला मेथड जेई में आ चुका है। वो क्लोरीन को डायरेक्टली रिएक्शन करके बनाते हैं अपन। HCl से ड्राई कभी नहीं बनेगा, ये बात याद रखिएगा। ड्राई AlCl3 अगर बनाना है, जो कि प्योर ल्यूइस एसिड होता है, एनहाइड्रस, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें यहां पर या तो प्योर HCl गैस पास कर दें, या यहां पर आप क्लोरीन गैस पास कीजिए, तो AlCl3 बन जाएगा। अब नोट कीजिएगा, ये वाला जेई मेन में आया हुआ है, ये जेई मेन में आ चुका है, अभी पूछा गया है 2024 में ही जेई मेन में ये क्वेश्चन आया है। तो एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे, प्रणीता बात बिल्कुल क्लियर है, वंदना आपको बात क्लियर है, नवजोत आपको बात बिल्कुल क्लियर है, ये जल्दी से बताइएगा एक बार सारे के सारे बच्चे। देखो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को 1 बाय 1 में लिखा रहा हूं। ये 1 पे आ जाते हैं, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, यानी सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएं। अगर हम लोग बात करें किसकी, हाइड्रोक्साइड्स की, तो इनके हाइड्रोक्साइड्स में अगर बात करें तो दे फॉर्म, यहां पे याद रखना है, दे फॉर्म, ये क्या बनाते हैं बच्चों, दे फॉर्म EOH thrice of hydroxides, EOH thrice टाइप ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। इस टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, टाइप ऑफ हाइड्रोक्साइड, जिनमें क्या होता है,
आप ध्यान से देखोगे BOH थ्राइस, ये क्या है हमारे पास, बोरिक एसिड है, ये एसिड है, जबकि हमारे पास AlOH थ्राइस ये एक जेलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये एम्फोटेरिक है। इसके अलावा GaOH ट्वाइस ये भी एम्फोटेरिक होता है। दिस OH थ्राइस ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक है। ये क्या है, एम्फोटेरिक है। नीचे वाले अगर हम चले जाएं बच्चों तो याद रखना है यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, इंडियम आयन OH होल थ्राइस भी बनता है और साथ में Tl थैलियम OH होल थ्राइस भी बनता है। यहां पे आयन OH भी बनता है और यहां पे TlOH भी बनता है। तो याद रखना है नीचे से ऊपर से नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाती है। डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। पढ़ो जरा इसे एक बार, ये 1 पे आ जाओ, ये 2 पे आ जाओ, ये 3, यहां पे 4, यहां पर 5। प्लीज मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। AlOH थ्राइस टाइप के बनाते हैं। ये जो होता है BOH थ्राइस ये एसिड होता है बच्चों, याद रखिएगा प्रोटॉन डोनर नहीं है ये। यहां पे देखिएगा BOH थ्राइस, BOH थ्राइस ये प्रोटॉन डोनर नहीं है, वाटर से OH माइनस ले लेता है। ये क्या बना देता है, BOH होल 4 माइनस और साथ में H प्लस। तो ये OH माइनस एक्सेप्टर है, मतलब याद रखिएगा ये यहां पर लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, अर्हीनियस एसिड या ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। यानी ये इसकी वजह से वाटर यहां पे क्या हो रहा है, ब्रोंस्टेड एसिड है, यानी H प्लस दे रहा है मीडियम में। OH माइनस इसका खा गया कौन, H3BO3। तो ये बात याद रखनी है, आज इनकी स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे। H3BO3 हेक्सामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। तो ये AlOH थ्राइस एंड GaOH ट्वाइस दोनों के दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं। नीचे वाले दोनों बेसिक हैं, याद रखिएगा TlOH इज मोर बेसिक देन Tl थैलियम हाइड्रोक्साइड, ट्राई हाइड्रोक्साइड से ज्यादा बेसिक होता है। नोट करना है ये बात। आगे बढ़ते हुए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप बोरॉन से थैलियम की तरफ मूव करेंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो एक बार मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताएं, वंदना, दीक्षा डांडा, मोहम्मद सोहेल, कैसे हैं आप मोहम्मद सोहेल? आप शायद पहली बार आए हैं। नवजोत, आप भी बताइए। नवजोत कौर, प्रणीता सोलंकी, आपको बातें बिल्कुल क्लियर हैं? साहिल मिस्टर साहिल, सॉरी सोहेल पढ़ लिया मैंने, साहिल इस गुनाह अजीम के लिए हो सके तो मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है। और कौन कौन है जल्दी से देख लेते हैं। और आप में से यहां पर जल्दी से मुझे बताएंगे, अक्षय शर्मा, वंदना गुप्ता, इसके अलावा दीक्षा डांडा, सभी के सभी लोग आप मुझे फटाफट से बताइएगा। दीक्षा डांडा हरियाणा वाले जल्दी से, यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर बेटा। एक बात और भी याद रखिएगा, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, जेलेटिनियस व्हाइट पीपीटी होता है ये। तो ये आपने याद रखना है, ये व्हाइट पीपीटी होता है। ये आपको ग्रुप 3 रेडिकल्स, जब हम बेसिक रेडिकल्स ऑफ ग्रुप 3 जिसमें आयरन आता है, आयरन +3 आता है, क्रोमियम +3 आता है और कौन आता है, एल्यूमिनियम +3, ये तीनों किसमें आते हैं, ग्रुप 3 रेडिकल्स में आते हैं बेसिक में। तो याद रखिएगा दे आर प्रेसिपिटेटेड एज देयर हाइड्रोक्साइड्स। क्रोमियम खैर ग्रीन कलर का होता है, आयरन हमारे पास येलोइश रेड होता है, जबकि या ब्राउन बोल दीजिए, जबकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जेलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, जैसे कि इनो पानी में डालते हैं उस टाइप का प्रेसिपिटेट एकदम से बनता है। तो यहां पर जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। आपको देखो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन में दूंगा उतना मजा आएगा। अगर मैं यहां पर बच्चों बात करूं तो यहां पर 3 क्लोरीन है, देखिए ध्यान से। अगर हम बात करें इनके हैलाइड्स की, अगर मैं बात करूं इनके हैलाइड्स की, तो बड़ा मजेदार एक टॉपिक आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, दे फॉर्म, जितने भी ये हैं, दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म EX3 टाइप ऑफ हैलाइड्स, EX3 टाइप ऑफ हैलाइड्स, ये EX3 टाइप ऑफ हैलाइड्स बनाते हैं, दे फॉर्म EX3 टाइप ऑफ हैलाइड्स, ठीक है ना, जो कि सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल आर लुईस एसिड्स, ऑल आर जितने भी हैं सबके सब क्या है, लुईस एसिड्स, लुईस एसिड्स है। अब या तो ये खुद से अपने आप को डाइमराइज करेंगे या ये बाहर से किसी को लेंगे। जैसे यहां पर देखो ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास क्लोरीन है, बोरॉन के पास एक वैकेंट d ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा,
ये अमोनिया के 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑर्बिटल में एकोमोडेट करेगा। तो ये क्या हो गया, एल हो गया, लुईस एसिड हो गया, ये क्या हो गया, एलबी हो गया, लुईस बेस, ये बन गया कॉम्प्लेक्स, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। तो नोट कीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन देखना जरा एक बार बच्चों, यहां से इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है हमारे पास sp3 sp2, इसका कितना है sp3, इसका कितना है sp3, ये क्या है प्लेनर, ये क्या है पिरामिडल, ये क्या हो गया टेट्राहेड्रल, ये भी और ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी sp3 हो गया। इसका मतलब यहां से यहां जाने में जब आप BCl3 को किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो बताओ वंदना, जब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और क्या बना रहे हैं आप BCl3.NH3 कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3, याद रखेंगे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है sp2 to sp3। किसका बच्चे, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है, sp3 से क्या रहता है, sp3 रहता है। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं इनकी, अगर मैंने यहां पर शेप की बात की है तो शेप में देखेगा BCl3 हमारे पास क्या होता है, प्लेनर, BCl3 क्या है, प्लेनर, जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या है बच्चों, BCl3NH3, ये हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये हमारे पास अमोनिया क्या है, पिरामिडल, अमोनिया क्या है, पिरामिडल, और कॉम्प्लेक्स यानी BCl3NH3 ये हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल। मतलब शेप दोनों की चेंज होगी, हाइब्रिडाइजेशन एक का चेंज होगा, नोट कर लीजिएगा ये बात। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर शेप तो दोनों की चेंज हो रही है, BCl3 की भी शेप चेंज हो जाएगी प्लेनर से टेट्राहेड्रल, अमोनिया की भी शेप चेंज हो जाएगी पिरामिडल से टेट्राहेड्रल, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ BCl3 का चेंज हो रहा है। BCl3 प्लेनर से क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, sp2 से sp3। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन पहले भी sp3 था, बाद में भी sp3 है, यानी यहां पर कोई चेंज नहीं आया है। अब देखो यहां पर हमारे पास इट डज नॉट डाइमराइज ड्यू टू स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, याद रखिएगा ये हमारे पास BCl3 BF3, अगर मैं बात करूं BF3 की तो दे डू नॉट डाइमराइज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ, याद रखना है चाहे वो BF3 हो, चाहे वो BCl3 हो, चाहे वो BR3 हो या वो BI3 हो, दे डू नॉट डाइमराइज, ये क्या होते हैं, डू नॉट डाइमराइज, डाइमराइज क्यों नहीं करते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, डाइमराइज ड्यू टू स्मॉल साइज, इसकी वजह से स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, बोरॉन के स्मॉल साइज की वजह से ऐसा होता है कि इन्हें डाइमराइज करना मुश्किल होता है, यानी जो ब्रिज बॉन्ड है वो नहीं बन पाते हैं। लेकिन AlCl3 क्या हो जाता है, AlCl3 अचीव्स स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग अ ब्रिज बॉन्ड। यहां पर देखिएगा AlCl3 क्या कर रहा है बच्चों, AlCl3 sp2 हाइब्रिडाइज था, इसने Al2Cl6 कैसे बना लिया, देखो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाले जो बॉन्ड है, दीज आर ब्रिज बॉन्ड्स, ये थोड़े लॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं, याद रखना है ये छोटा बॉन्ड है 206 pm का होता है, ये बड़े बॉन्ड होते हैं, इन्हें कहते हैं ब्रिज बॉन्ड्स, क्या बोलते हैं इन्हें, BRIDGE, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। तो ये ब्रिज बॉन्ड्स हैं बच्चों, याद रखिएगा ये बॉन्ड एक्चुअल में क्या है, ये बॉन्ड एक्चुअल में ऐसे हैं, इस क्लोरीन ने इसे और इस क्लोरीन ने इसे डोनेट कर दिया, तो यहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन प्लेनर, नोट कर लीजिएगा क्या हो जाएंगे, ये नॉन प्लेनर, यानी ये पहले प्लेनर था अब क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो जाता है। तो मेरी बातें अगर आपको समझ में आई तो मुझे प्लीज जल्दी से बताइए। अब यहां पर देखो, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि AlCl3 पानी के अंदर आयनिक क्यों होता है, भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देखिएगा सॉल्व्ड एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है, इसके ऊपर क्या है, अल्यूमिनियम क्लोराइड इज एसिडिफाइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एसिडिफाइड में बनाएगा, ये बात याद रखिएगा। यहां पर हमारे पास ये बन जाता है जो कि एसिडिक होता है, क्योंकि ये एक H+ रिलीज करता है वाटर के साथ में। तो नोट कीजिएगा ये इक्विलिब्रियम यहां पर सेटअप रहता है। अगर आपसे पूछ लें तो ये sp3d2 होता है, कौन सा होता है ये, sp3d2। जरा एक बार बताओ बच्चों, इस स्लाइड पे देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन वाला आ गया, शेप वाला आ गया, डाइमराइज क्यों नहीं करते ये वाला आ गया, AlCl3 डाइमराइज करता है तो ब्रिज बॉन्ड बनाता है, ये आ गया, ब्रिज बॉन्ड बड़ा होता है और टर्मिनल बॉन्ड छोटे होते हैं, ये वाली बात आ गई। ये पानी के अंदर क्या बनाता है, एक एसिडिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, जिसके लिए Ka की वैल्यू 10⁻⁻⁹ के आसपास होती है, मतलब बहुत कम वैल्यू होती है।
तो ये बात याद रखिएगा, वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल sp3d2 होता है। तो 7 क्वेश्चन अकेली स्लाइड से दिख रहे हैं आपको, हर स्लाइड के ऊपर आप कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को फिगर आउट करने की। चलिए साहिल बताइए जल्दी से, वंदना गुप्ता, साहिल, नवजोत, प्रणीता, आप बताएं प्लीज एक बार। अक्षत, सभी लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर बातें बिल्कुल क्लियर हैं। यस, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर बातें बिल्कुल क्लियर हैं। सारे के सारे बच्चे देखो बिल्कुल डिटेल में जा रहे हैं हम लोग, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला फंडा है नहीं। प्रणीता, आवाज क्लियर है मेरी आपको? नवजोत, दीक्षा को आवाज क्लियर है, तो दीक्षा थैंक यू वेरी मच। साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया है, 1:11 पे पहला जवाब आया था, उसके बाद से साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो मिस्टर साहिल यस, एक बार बताइए मुझे, मैं भी इधर चेक कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास भी चेक करने की फैसिलिटी तो है ही सही। तो आई कैन ऑल्सो चेक के यहां पर ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। यस सर, क्लियर है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, यहां से नजर आ रहा है, ठीक है, आई कैन सी इट। तो मुझे यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। नवजोत बाबू, नवजोत बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें कंसिडर AlCl3, अब आपसे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इज AlCl3 आयोनिक, why is AlCl3 ionic in water? पानी के अंदर AlCl3 आयनिक क्यों होता है? तो आप इसका जवाब दोगे, क्वेश्चन ये आएगा, इसका जवाब दोगे बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, AlCl3 पानी के अंदर बना लेता है Al3 प्लस 3Cl माइनस बना लेता है। तो ये बात याद रखिएगा, इस रिएक्शन के लिए फिजिबिलिटी हो जाती है, इस रिएक्शन को कराने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है। देखो अब यहां पर बच्चों कंसीडर AlCl3 को आप कंसीडर करो, 5137 इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट किसको, Al को Al3 प्लस में और Cl को Cl3 माइनस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, इतने की जरूरत है। कितने एनर्जी की जरूरत है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, यानी AlCl3 को कन्वर्ट करने में किसमें, Al3 प्लस 3Cl माइनस, इसमें हमें एंथैल्पी की कितने की जरूरत है बच्चों, 5137 इतने किलो जूल की जरूरत है। यानी ये हमारे पास इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है क्योंकि एंडोथर्मिक है। अब देखो हाइड्रेशन से एल्यूमिनियम के कितनी निकल जाती है, 46, और क्लोरीन के पर मोल कितनी निकल जाती है, -381। तो टोटल एनर्जी कितनी निकल जाएगी, एल्यूमिनियम से प्लस क्लोरीन से इतनी निकल जाएगी। दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो हमारे पास क्या आ जाता है, दिस एक्सीड्स द आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। इस वजह से क्या हो जाता है, देयरफॉर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर AlCl3 चेंजेस इनटू Al3 प्लस एक्वस पानी के अंदर और प्लस 3Cl माइनस एक्वस पानी के अंदर, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि यहां पर क्या निकल जाती है, प्लस हीट रिलीज हो जाती है, प्लस हीट क्या हो जाती है, यहां पर रिलीज हो जाती है। तो ये बात आप याद रखिएगा,
एनर्जी रिक्वायर्ड कम है और लिबरेटेड ज्यादा है, इस वजह से ये टूट जाता है। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ। तो ये आयनिक होता है पानी के अंदर, ये बात याद रखनी है, आयनिक की तरह बिहेव करता है ये। अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स। चलो अब हम बात करते हैं इनके ट्राई हैलाइड्स की। तो बोरॉन क्या बनाता है, BF3 बना लेता है, बोरॉन BCl3 बनाता है, BBr3 बनाता है, Bi3 बनाता है। इनमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर, यहां पर देखिएगा ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे, जल्दी से बताओ। ऑल आर, ये नजर नहीं आ रहा हो शायद आपको, तो व्हाइट से लिख लेते हैं, याद रखिएगा। ऑल आर, जितने भी हैं, ऑल आर लुईस एसिड्स, सारे के सारे लुईस एसिड्स हैं, लुईस एसिड्स, सबके सब लुईस एसिड्स हैं। ऑल आर लुईस एसिड्स, सारे के सारे क्या हैं बच्चे, लुईस एसिड्स हैं। लेकिन एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर आ जाता है यहां पर, वो कैसा आ जाता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। BF3 से ज्यादा एसिडिक है BCl3, उससे ज्यादा एसिडिक है BBr3, उससे ज्यादा एसिडिक है Bi3। ऐसा क्यों? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ये किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। याद रखना है, बोरॉन यहां पर हमारे पास हैलोजन है, यहां पर हमारे पास हैलोजन है, यहां पर हमारे पास हैलोजन है। ये जो लोन पेयर है और ये जो इसकी वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल से यहां पर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। इस बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से जो बोरॉन है वो क्या हो जाता है, बोरॉन बैक बॉन्डिंग की वजह से बोरॉन क्या हो जाता है, लुईस एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर कम हो जाता है। जो एसिडिक नेचर है, जो एसिडिक नेचर है बच्चे, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। बैक बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक नेचर डिक्रीज कर जाता है। नंबर 2 पे आ जाइए। BF3 इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इस मेथड से BF3 को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। अब ये बनाना हमारे सिलेबस में नहीं है तो भूल जाइए इसे, याद रखिएगा। बी, ये इंपॉर्टेंट चीज है नंबर 3 वाली, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपको ये बात पता होनी जरूरी है। क्या पता होना जरूरी है? कि BF3 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस कंप्लीटली एंड रेडिली, but remaining tetrahalides of boron undergo hydrolysis to form boric acid। ध्यान से देखिएगा, BCl3 सीधे क्या बना देगा, H3BO3 बना देगा, लेकिन BF3 ऐसा नहीं करता। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 2p ओवरलैपिंग हो रखी होती है वहां पे, 2p ऑर्बिटल की 2p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं अगली स्लाइड पे, ध्यान से देखिएगा। जो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाती है, देखो BF3 पहले क्या करता है, वाटर से रिएक्शन करके बोरिक एसिड बनाता है, और यहाँ पे HF है, ये HF फर्दर रिएक्शन कर जाता है बोरिक एसिड के साथ। HF बोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बना लेता है, ये क्या बना लेता है, टेट्राफ्लोरो, है ना, ये टेट्राफ्लोरोबोरेट, या आप टेट्राफ्लोरेट बोल दीजिए इसे। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन ये आ जाती है, ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाती है, ये आ जाती है, मतलब 4 में से 1 हाइड्रोलाइज होता है, बाकी नहीं होते हैं। तो यानी यहां पर जो हमारे पास रिलेशन आता है, ध्यान से देखिएगा, ये कितने हैं हमारे पास यहां पर, जल्दी से बताओ, 4। कितने हैं ये, 4 हैं। इन 4 में से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 1:3, यानी 1 क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है, 3 हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, 25% ओनली हाइड्रोलाइज होते हैं, 75% हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। तो नोट कर लीजिएगा ये चीज। BF4 फर्दर अगर हम हीट करें इसे, तो लगभग 86 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये बन जाता है और HF निकल भागता है, इसके बाद रिएक्शन होती नहीं है। तो याद रखना है, सिर्फ ये वाली रिएक्शन याद रखना है कि 4 मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, 1 हाइड्रोलाइज होता है, 3 हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। यहां पर नोट करेंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ स्टेबल बैक बॉन्ड। यहां पर देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, स्टेबल बैक बॉन्ड, स्टेबल बैक बॉन्ड है किसका, 2p का 2p के साथ में, 2p का 2p के साथ में स्टेबल बैक बॉन्ड है। तो इसी वजह से BF3 क्या होता है, वीक लुईस एसिड होता है। याद रखिएगा, हमारे पास बच्चों आगे बढ़ते हुए प्लीज नोट करेंगे, हमारे पास गैलियम क्या बना लेता है, गैलियम बनाता है, गैलियम फॉर्म्स GaCl3, जो कि स्टेबल होता है, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। आगे बढ़ जाते हैं, GaCl2 बनाता है, जो कि क्या कर जाता है, डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है, डाइमर, जो कि आयोनिक डाइमर होता है। कैसे होता है, आयोनिक डाइमर, कैसे, GaCl2 ये बना लेता है Ga+1
एंड GaCl4 माइनस। नोट कीजिएगा ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसके अंदर GaCl2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, एक्चुअल में +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यानी GaCl2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम इज नॉट +2 बट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम इज एक्चुअली +1 एंड +3, क्योंकि +2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना। तो ये बात याद रखनी है। देखो मजेदार चीजें हैं ये, तो यहां पर याद रखते हुए चलो मेरे साथ साथ ध्यान से देखिएगा। तेज तो नहीं हो रहा है बच्चों, ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, बताइएगा मुझे। इंपोर्टेंट डाई हैलाइड्स आर इतना, इंडियम भी यही काम करता है, गैलियम भी यही करता है। दूसरे में आ जाइए, नंबर 2 पे आ जाओ। दीज आर मोर properly written as gallium this और indium this। आगे oxidation state of gallium in GaCl2 is +1 and +3 respectively। याद रखिएगा +1 and +3 होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ गई। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो यहां पर देखो एल्यूमिनियम क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम बनाता है Al। अगर हम हाइड्राइड्स की बात करें तो एल्यूमिनियम की क्यों, सभी की बात कर लेते हैं। तो दे फॉर्म, ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं, इसको हटा लेते हैं 1 मिनट के लिए और हम यहां पर बात करेंगे कि दे फॉर्म क्या बना लेते हैं। ये दे फॉर्म दे मतलब कौन, ग्रुप 13 एलिमेंट्स फॉर्म EH3 टाइप ऑफ हैलाइड, EH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, टाइप हाइड्राइड। कौन से हाइड्राइड बनाते हैं बताओ जरा एक बार, ये वन्ना इतने हाइड्राइड बनाते हैं EH3। जैसे कि क्या बनता है बच्चे, अगर मैं इससे बात करूं तो BH3 बन जाता है, AlH3 बन जाता है, GaH3 बन जाता है, InH3 बन जाता है, TlH3 बन जाता है। याद रखेंगे ये हमारे पास क्या है, आयनिक, और ये हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये सेमी आयनिक में आते हैं, सेमी आयनिक में आते हैं। ये हमारे पास क्या है, कोवेलेंट है, ये हमारे पास कोवेलेंट है, दिस इज कोवेलेंट। सारे के सारे ही रेड्यूसिंग एजेंट हैं। याद रखना है ऑल आर रेड्यूसिंग एजेंट्स, ऑल आर रेड्यूसिंग एजेंट्स, जितने भी हैं ऑल आर रेड्यूसिंग एजेंट्स, सबके सभी रेड्यूसिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट्स सारे के सारे ही रेड्यूसिंग एजेंट है। रेड्यूसिंग नेचर क्या हो जाता है, BH3 से ज्यादा होता है AlCl3 का, AlH3 का, उससे ज्यादा होता है GaH3 का, उससे ज्यादा होता है InH3 का, और सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग नेचर होता है TlH3 का। नोट कर लीजिएगा, रेड्यूसिंग नेचर ऐसे वेरी करता है, दिस इज रेड्यूसिंग नेचर, रेड्यूसिंग नेचर ऐसे वेरी करता है। आगे बढ़ जाइएगा बच्चों, ये सबके सब हाइड्राइड बना लेते हैं, ये आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे BH3 प्लस हमने क्या डाल दिया, NaH डाल दिया, तो क्या बना देगा, NaBH4 बना देगा। अगर मैंने BH3 के ऊपर क्या डाल दिया, LiH डाल दिया, तो लिथियम बोरोहाइड्राइड बन जाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपने AlH3 के ऊपर क्या डाल दिया, LiH डाल दिया, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन जाता है। बहुत महंगा भी है, कई हजार रुपए किलो होता है, और अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट में आता है ये। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए, बताइए जल्दी से। दीज आर वेरी गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स। एक बात आपको और बता देता हूं बच्चों, एसिड के लिए BH3 इज बेटर रेड्यूसिंग एजेंट देन, याद रखना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पर याद रखना है, यहां पर अगर मैं एसिड लेकर चल रहा हूं, इसके लिए अगर आप BH3 लेते हो तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, RCH2OH में कन्वर्ट कर देता है, और ये आता है लगभग 78%। लेकिन अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, RCH2OH, और ये रिएक्शन होती है सिर्फ 33% तक। तो आप देखो जरा एक बार, BH3 इज फार बेटर रेड्यूसिंग एजेंट फॉर एसिड्स देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बेटर होता है BH3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा काम आएगा ये, तो याद रखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो BH3 इज बेटर रेड्यूसिंग एजेंट फॉर एसिड्स देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साइड रिएक्शन ज्यादा कर जाता है, और यहाँ पे क्या बना लेता है, इसका कार्बोक्सिलेट बना देता है, जिसको रिड्यूस करना मुश्किल होता है। BH3 कार्बोक्सिलेट नहीं बना पाता कोवेलेंट नेचर की वजह से, तो ये क्या करता है, हाइड्राइड डोनर का ही काम करता है सीधे। तो ये बड़ा मजेदार रिएक्शन है। यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा होती है, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन थोड़ा कम होती है।
इस वजह से रिडक्शन ज्यादा है। तो नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, प्लीज नोट कीजिएगा, जो हमारे पास क्या है बच्चों, अभी एक सेकंड के लिए देखिएगा, अभी आगे आएगा ये बात। जो हमारे पास BH3 होता है ये डाइमराइज कर जाता है किसमें, B2H6 में, जो कि प्लेनर नॉन प्लेनर है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और नॉन प्लेनर है। क्या होता है, B2H6 बनाना बॉन्ड होते हैं उसके अंदर, क्या होते हैं, बनाना बॉन्ड होते हैं। B, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये H, ध्यान से देखिएगा, ये B, ये हमारे पास H और ये हमारे पास H, ये बनाना बॉन्ड्स हैं बच्चों, याद रखना है। बनाना बॉन्ड कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूं। होप यू वुड अंडरस्टैंड दैट कि ये एक्चुअल में कैसे हो रहा है। ये अबव द प्लेन है, याद रखना है। ये क्या है हमारे पास, अबव द प्लेन, यानी ये वाली लाइन अबव द प्लेन है और ये क्या आ जाता है, बिलो द प्लेन। ये वाली लाइन क्या आ जाती है, यहां से बिलो द प्लेन आ जाती है, और यहीं पे गड़बड़ है बस। ये क्या आ जाती है, दिस इज बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। तो याद रखना है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और नॉन प्लेनर है। क्या है ये, नॉन प्लेनर। और यहां पर जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है बच्चों हमारे पास, दिस इज बनाना बॉन्ड, ये बनाना बॉन्ड है। क्या है ये, बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, केला बॉन्ड है ये बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। तो एक बार मुझे जल्दी जल्दी से बताएंगे कि ये बात बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। ये बनाना बॉन्ड है और ये यहां से क्या होता है, ट्विस्टेड होता है। ये अबव द प्लेन निकला होता है, ये बिलो द प्लेन निकला होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर एक ही प्लेन के अंदर कितने एटम्स आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6, क्योंकि एक अबव द प्लेन आएगा, एक बिलो द प्लेन आएगा। ये 6 एक प्लेन में आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कितने एटम एक ही प्लेन में है, तो आप बता दोगे 6 एटम एक ही प्लेन में है, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। तो यहां से आगे बढ़ते हुए, यस अक्षत बाबू बताएं जरा एक बार जल्दी से, आप लोगों में से सबने क्लियर करना है इन चीजों को कि सर ये बात इजी पीजी है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चों, यहां पर आप लोगों को चलिए 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 जल्दी से आप मुझे बताएं एवरीवन। चलिए एक्सीलेंट, ये बात बिल्कुल क्लियर है सबको। चलिए सबिहा, सहीबा, साहिबा, नवजोत, एवरीवन, जल्दी 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 से, साहिल, साहिबा, नवजोत, वंदना, दीक्षा डांडा, प्रणीता सोलंकी, मिस्टर साहिल, अक्षत शर्मा, यस आप बताइए मुझे, दक्ष पटेल, पटेल साहब, बात बिल्कुल क्लियर है। याद रखना है sp3 होता है ये, इसे कहते हैं डाइबोरेन। व्हाट डू वी कॉल इट, डाइबोरेन। बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों, ये डाइबोरेन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूल भी है क्योंकि ये हाइड्रोजन प्रोवाइडर है। डाइबोरेन कहा जाता है इसे। अगर थोड़ा भी हीट कर दिया इसे बच्चों तो ये 2b+3h2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या बन जाता है, क्रिस्टलाइन बोरॉन बना देता है। क्या बना देता है, क्रिस्टलाइन बोरॉन, क्रिस्टलाइन बोरॉन बना देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। साहिबा, नवजोत, प्रणीता, साहिल, अक्षत, दीक्षा, वंदना, दक्ष पटेल, आप मुझे जल्दी से बताएं कि जी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। तो यहां पर कोई और अगर आपका कोई डाउट भी है तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हो मुझसे।
तो चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब बात करेंगे इसके आगे की, बात करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन में याद रखिएगा, अगर मैं ग्रुप 14 की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं बच्चों, ग्रुप 14 की बात करूं, ग्रुप 14 में याद रखिएगा दे फॉर्म, क्या बना लेते हैं ये, दे फॉर्म, वो बनाते हैं क्या, दे फॉर्म EH4 टाइप, EH4 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स मेनली, टाइप ऑफ हाइड्राइड्स मेनली, ऑफ हाइड्राइड्स, लेकिन कार्बन में हाइड्राइड्स, बट कार्बन कैटनेशन की वजह से, बट कार्बन फॉर्म्स मैनी क्लासेस ऑफ CLA, क्लासेस ऑफ हाइड्राइड्स, ऑफ हाइड्राइड्स बहुत सारी बनाता है, सिलिकॉन वगैरह नहीं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कार्बन वास्ट नंबर ऑफ चेन एंड रिंग कंपाउंड्स बना लेता है, जैसे कि एल्केन आ जाते हैं, पैराफिन कहते हैं, वैक्स के जैसे होते हैं, पैरा प्लस अफिन्स लेस रिएक्टिव। एल्कीन क्या बनाते हैं, ओलिफिन्स बनाते हैं, जो कि चिकने चिकने होते हैं, यानी इनके जो हैलाइड्स होते हैं HX डालने के बाद वो बड़े चिकने यानी लुब्रिकेंट टाइप के बनते हैं। एल्काइन एसिटाइलिन, जैसे कि आपने देखा होगा C2H2 ऑक्सी एसिटाइलिन यूज की जाती है गैस वेल्डिंग में, और एरोमेटिक कंपाउंड भी बनते हैं जैसे कि C6H6। तो आप ध्यान से देखेंगे कार्बन तो ढेर सारे बनाता है। अब मुझे आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछना पड़ जाए बच्चों, यहां पर देखिएगा, ये इजी पीजी है, लेमन स्क्वीजी है, तो कार्बन के ढेर सारे हाइड्राइड्स बनते हैं। एक बात और भी नोट कर लीजिएगा, यहां पे जितने भी हाइड्राइड्स हैं, ऑल हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन कोई भी हो चाहे XYZ कार्बन, आर कोवेलेंट इन नेचर, सारे के सारे क्या होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट, ये बात याद रखिएगा, कोवेलेंट इन नेचर, इन नेचर, ये बात याद रखना है, कोवेलेंट इन नेचर एंड एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे लगभग एग्जिस्ट करते ही है, कोवेलेंट नेचर भी होते हैं, और साथ में लिख लीजिएगा स्टेबल भी होते हैं, स्टेबल भी होते हैं, यानी ये आयनिक बिल्कुल नहीं बनाता है। आगे बढ़ जाएं, देखो जरा एक बार, अभी हमने बोरॉन हैलाइड्स के बारे में तो बात कर ली, कार्बन, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूंगा तो सिलिकॉन क्या बनाएगा जी बच्चों, व्हाइट में आ जाइएगा, बोरॉन ने क्या बनाया, सिलिकॉन क्या बना लेता है, SiH4 बनाता है, जो कि अनस्टेबल है, ठीक है। अगर मैं कार्बन की बात करूंगा तो CH4 बनाएगा। अगर हम सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, जर्मेनियम में क्या आ जाता है हमारे पास, GeH4 आ जाता है, टिन में आ जाता है SnH4, और लेड में PbH4। याद रखिएगा ये तो अनस्टेबल है, ये क्या है अनस्टेबल, ये क्या है अनस्टेबल, और ये क्या है बच्चे हमारे पास स्टेबल हैं, स्टेबल हैं, लेकिन इनमें भी प्रॉब्लम है। अगर मीथेन के ऊपर आप पानी डालोगे तो इट डजंट गेट हाइड्रोलाइज्ड, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन SiH4 के साथ अगर आपने पानी डाल दिया 4H2O तो सिलिसिक एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है, H4SiOH4, ये बन जाता है, सिलिसिक एसिड बन जाता है, और यहां से प्लस 2H2 निकल भागता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये सिलिसिक एसिड बना देता है, तो इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड वेरी इजीली ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, कार्बन के पास नहीं है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर नहीं सकता, ये वाटर के साथ फटाक से रिएक्शन कर जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ये बात याद रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ये बात याद रखिएगा, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या करेगी, यहां पर डिक्रीज करेगी। चलिए अगर मैं बोरॉन हैलाइड्स की बात करूं, मैं बता चुका हूं 2p2p ओवरलैपिंग से ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, 2p2p ओवरलैपिंग से ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास, एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाती है, ये Bi3 तो एनीवेज अनस्टेबल ही होता है, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, यहां से देखते जाइएगा। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर, अब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जितना हमारे पास P ब्लॉक सिलेबस में है 99.9% बच्चों को क्लियर नहीं है कि क्या पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर्स पूछी जाएंगी, तो ये स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं हम। हैलाइड्स पढ़ चुके हैं, हाइड्राइड पढ़ चुके हैं, अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहां पर हमारे पास
ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, बी, यहां पे देखिएगा ओ, यहां पे ओ है, यहां पे ओ है। प्लीज नोट कीजिएगा, ये ऐसे आ जाता है, ये ऐसे आ जाता है और ये ऐसे आ जाता है। दिस इज BOH होल थ्राइस। यहां पर बच्चों एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो दिस इज बोरिक एसिड। ये हमारे पास बोरिक एसिड है, ये हमारे पास बोरिक एसिड है। अब बोरिक एसिड रिएक्शन कैसे करता है, यहां पर देखिएगा, यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये बोरिक एसिड यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या कर लेता है, सॉलिड स्टेट में जब इसे आप सॉलिडिफाई करते हो तो ये बना लेता है H3BO3 होल 6, ये बना लेता है सॉलिड स्टेट में। दिस इज सॉलिड। ये हेक्सामर बना लेता है। कैसे बनाता है हेक्सामर, आप जरा नोटिस करो इस हेक्सामर को, यहां पर नोटिस कीजिएगा इस हेक्सामर को, देखो ये ऑक्सीजन, ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ये ऑक्सीजन आप देख पा रहे होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन रहे हैं, हर बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, मैं हाईलाइट करूंगा, टेंशन मत लीजिए अभी। हर बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एक तो इधर बना दिया येलो से, एक बना दिया इधर, एक बना दिया, देखो ये H3BO3 है, तो इसका एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो एक इधर बना दिया, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए, यहां पर देखो यहां पर जुड़ गया, एक इधर बना दिया, यानी तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। हर बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया और एक इधर बना दिया, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हर बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल तीन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर बना रहा होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड हेक्सामर होता है, याद रखिएगा। चलिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें टोटल, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे, एक यहाँ पे बाहर है पर मॉलिक्यूल, इसमें भी एक बाहर है, इसमें भी एक बाहर है, तो टोटल 12 बॉन्ड अंदर है, 6 बाहर है। तो याद रखिएगा 12 अंदर 6 बाहर, तो इंट्रा इस हेक्सागन के अंदर 12 मॉलिक्यूल बाहर होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बोरेक्स हमारे पास क्या होता है बच्चे, ये बी है, प्लीज नोट करें, ये ओ स्टार लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये बी है, ये ओ, ये हमारे पास बी है, ये ओ, ये हमारे पास बी है, ये ओ। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है और यहां पर भी OH है, मतलब इसके अंदर 4 OH हैं। एक जगह क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखो मजा यहीं से आएगा, आप ध्यान से देखो, ये sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, प्लेनर है, ये sp3 हो गया और ये भी sp3 हो गया, मतलब दो sp3 हैं और दो sp2 हैं। तो याद रखिएगा ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर, तीन रिंग है, एक दो और एक बाहर के रिंग, तो यहां पर तीन रिंग है इसके अंदर, याद रखिएगा तीन रिंग है, 3 रिंग्स हैं। दो बोरॉन क्या है यहाँ पर, sp2 है और दो बोरॉन यहाँ पर क्या है, sp3 है, ये बात याद रखिएगा। एक ऑक्सीजन यहां पर देखिएगा, अगर मैं BOB बॉन्ड पूछूं आपसे तो BOB बॉन्ड्स कितने हैं, BOB बॉन्ड्स कितने हैं बताओ जरा एक बार नवजोत, यहां पर BOB बॉन्ड्स कितने हैं, एक देखो, एक दो तीन चार, चार तो यही नजर आ रहे हैं आपको, देखो एक तो ये हो गया BOB बॉन्ड, एक ये हो गया दो, एक ये हो गया तीन, एक ये हो गया चार, एक बीच में है 5, तो BOB बॉन्ड्स कितने हैं, 5 BOB बॉन्ड्स हैं। तो BOB बॉन्ड्स कितने होते हैं इसके अंदर, 5 होते हैं, तो नोट कर लीजिएगा BOH बॉन्ड 4 होते हैं, BOB बॉन्ड्स 5 होते हैं। तो क्लियर है ये चीज, अगर मैं BOH बॉन्ड की बात करूं तो 4 होते हैं, BH बॉन्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहां पर देखो एक, ये दो, ये तीन, ये 4, तो क्लियर। अगर हम बोरेक्स की बात करेंगे तो बोरेक्स में याद रखिएगा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स आयन, ये स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स आयन है जो कि नॉन प्लेनर होता है। याद रखिएगा ये क्या होता है, नॉन प्लेनर। दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, BOB बॉन्ड्स हमें पता चल गया, BOH बॉन्ड्स हमें पता चल गया। कोई डाउट हो तो बताइए मुझे जल्दी से, ये सर जी डाउट तो है, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। तो साहिबा आपको बातें बिल्कुल क्लियर बच्चे, ऑल गुड्डूज एंड गुड़ियाज, आप मुझे जल्दी से बताएं।
साहिबा, वंदना, दीक्षा, चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपको बातें बिल्कुल क्लियर है? प्रणीता, क्लियर है बेटा ये बात? इस पे से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया। इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करेंगे बोरेक्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना जरूरी है, तो आप एक बार देखिएगा। इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, sparingly soluble in cold water but dissolves in hot water readily. It forms two important hydrates, octahedral borax and tetrahedral यानी monoclinic borax. मोनोक्लिनिक बोरेक्स में क्या होता है? डेकाहाइड्रेट होता है और ऑक्टाहेड्रल पेंटाहाइड्रेट होता है। तो जो हमने अभी पढ़ा है वो मोनोक्लिनिक था। नेक्स्ट की तरफ आ जाएंगे। बेसिक नेचर की बात करें, इट इज स्लाइटली हाइड्रोलाइज्ड इन सॉल्यूशन गिविंग, यहां पे याद रखेगा, एज बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, the solution is alkaline in nature, slightly alkaline in nature. सॉल्यूशन क्या हो जाता है? स्लाइटली अल्कलाइन, क्योंकि ये क्या देता है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दे देता है। तो यहां पर देखो, मैं लिख दे रहा हूं, ये बात गलती नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है, अगर मैं बात करूं आपसे, ये हमारे पास क्या है बच्चों? दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारे पास क्या है? वीक एसिड। तो ओवरऑल pH ऑफ द मीडियम क्या हो जाती है? ग्रेटर देन 7 आ जाती है। pH ऑफ द मीडियम क्या आ जाती है? ग्रेटर देन 7। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो स्लाइटली क्या हो जाता है बच्चे? और वैसे भी आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। कॉमन सेंस कैसे यूज करोगे? देखो जरा एक बार, ये मेरे पास Na2 है, ये मेरे पास B4 है, O7 है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। हमें दिख रहा है क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, तो पानी डालने पे ये क्या बनाएगा? बेसिक सॉल्यूशन ही बनाएगा। बेसिक सॉल्यूशन ही बनाएगा। बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट है, तो पानी डालने पे, क्योंकि बोरिक एसिड वीक एसिड है, तो यहां पे याद रखेगा। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और ये यहां से क्या है? ये वीक एसिड। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, तो इस वजह से जो मीडियम में होगा वो OH माइनस ज्यादा होगा। अगर आपको वंदना बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं? कई बार बच्चों को लगता है कि यार बोरिक एसिड बन रहा है, अगर बोरिक एसिड बनेगा तो ये तो स्ट्रॉन्ग, ये तो एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक नहीं है बच्चे, यहीं पे गड़बड़ होती है। इट इज नॉट एसिडिक, ये एसिडिक नहीं है, ये क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। चलिए, एक्शन ऑफ हीट, ये जेई में और नीट में कई बार पूछा गया है, तो बता देते हैं। व्हेन पाउडर्ड बोरेक्स इज हीटेड स्ट्रांगली, याद रखिएगा, in a Bunsen flame, it loses water of crystallization and forms colorless transparent glass like bead, which is called, which gives different colors with metal oxides. इसे कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। याद रखिएगा, this changes into this and then this, ये बन जाती है ट्रांसपेरेंट बीड। अब इस ट्रांसपेरेंट बीड के ऊपर अगर आपने यहां पर डाल दिया क्रोमियम CrO3 Cr2O3, तो ग्रीन कलर आ जाता है। अगर आप यहां पर क्या डाल देते हैं? Cu2O डाल देते हैं, तो रेड कलर आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? दिस इज कॉल्ड बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स BEAD, बीड तो जानते हैं ना, मोती, टेस्ट। तो ये मोती जैसा ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, सॉफ्ट। तो ये बोरेक्स बीड टेस्ट आपके सिलेबस में है, कभी आप सोचो ये सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। बोरॉन नाइट्राइड B2O3 प्लस अमोनिया, BN बनता है, जो कि प्लेनर स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा ये क्या है? प्लेनर। प्लेनर जायंट मॉलिक्यूल है, प्लेनर जायंट मॉलिक्यूल है, जायंट मॉलिक्यूल है, प्लेनर जायंट मॉलिक्यूल, नेटवर्क सॉलिड है ये मॉलिक्यूल, प्लेनर जायंट मॉलिक्यूल है। अब देखिएगा कैसे,
ये हमारे पास BN 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 बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। आप देखो ये हमारे पास एरोमेटिक है, बेंजीन लाइक है, बेंजीनॉइड है, ये हमारे पास आ जाती है, दिस इज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ये हमारे पास होती है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, BN की। तो याद रखना है जो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर है, इसमें नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में पोलर बॉन्ड है, जिस वजह से ये याद रखिएगा दिस इज मोर रिएक्टिव, BN is more reactive than C6H6। रिएक्टिविटी की अगर बात करें, क्यों रिएक्टिव होता है? क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा होती है, इट इज मोर रिएक्टिव एंड मच हार्डर। B2H6 के स्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूं, यहां पर देखिएगा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और बोरॉन के साथ क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है, बोरॉन इधर से भी शेयर कर रहा है, इधर से भी शेयर कर रहा है, तो ये 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ जाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ जाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, याद रखिएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब H3BO3 आप ध्यान से देखेंगे कि बाद हम B3N3H6 की बात कर लेते हैं। अगर मैं B3N3H6 की बात करूं तो इसे क्या कहते हैं? बोराजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोराजीन, या इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसे आप बोराजीन भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। ये भी पोलर होती है एंड इट इज फार मोर रिएक्टिव देन C6H6। ये क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होती है C6H6 से। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है किससे? बेंजीन से, पोलैरिटी की वजह से। बस इतना ही याद करना है, ये स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, बताइए बोरिक एसिड इज पॉलीमेरिक ड्यू टू। बोरिक एसिड किस लिए पॉलीमेरिक होता है ये बताइए आप मुझे। यहां पर ये रहा आपके लिए पोल। चलिए बोरिक एसिड किस लिए पॉलीमेरिक होता है जल्दी से बता दो बच्चों। योर टाइम हैज ऑलरेडी बिगन, आपका वक्त शुरू हो चुका है। आपने बताना है बोरिक एसिड पॉलीमेरिक क्यों होता है। $32 seconds are left. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए देख लेते हैं जरा एक बार। ये भी ठीक है, जिस किसी ने बताया है ये भी ठीक है। देखो इट इज बोरिक एसिड इज पॉलीमेरिक, क्या एसिडिक नेचर की वजह से पॉलीमेरिक होता है? नहीं, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी वजह से होता है। क्या? इट्स ज्योमेट्री। क्या आ जाएगा बच्चे? आंसर आ जाएगा बी। क्यों? बोरिक एसिड में क्या होते हैं बच्चों? ये बी, ये एच, आप ध्यान से देखिएगा, ये बी, ये एच, और यहाँ पे ये बी और ये एच, ये क्या होते हैं? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या बना लेता है? हेक्सामर बना लेता है। क्या बना लेता है? हेक्सामर बना लेता है सॉलिड स्टेट में। तो याद रखिएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। बताइए मुझे, कंसीडर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स।
ये H3BO3 है स्टेटमेंट 1 में 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या बन रहा है, मेटाबोरिक एसिड बन रहा है। इसके ऊपर रेड हीट करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बोरिक ऑक्साइड बन गई। स्टेटमेंट 2, दिस प्लस HCl H3BO3 प्लस NaCl प्लस H2O। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कोलेमेनाइट प्लस Na2CO3, दिस प्लस बोरेक्स बनता है, सोडियम मेटाबोरेट बन जाता है। बोरेक्स प्लस वाटर NaOH प्लस H3BO3 प्लस ये बनता है। अब आपने बताना है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो आप पहला और लास्ट का चेक कर लें पहले, तो आपको पता चल जाएगा पहला लास्ट का सब में देखो अलग अलग है, तो पहला और लास्ट चेक कर लें तो इजी हो जाएगा आपके लिए। जल्दी से बताइए फर्स्ट एंड लास्ट। आप फर्स्ट और लास्ट को चेक करें और बताएं मुझे जल्दी से कि क्या आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं जरा एक बार आप में से कौन कौन सही। मैं सामने से हट रहा हूं बच्चों ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाए। तो ऑफ स्क्रीन जाने का मतलब पर्पस सिर्फ इतना सही है। साहिबा आज आपका पहला दिन है बेटा, कोई इशू नहीं है, हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, आप पहले दिन से पढ़ सकते हो इनऑर्गेनिक बच्चे। हम पहला पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक आप पहले दिन से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए किस किस बच्चे ने सही जवाब दिया है देख लेते हैं। तो यहाँ पर साहिबा, इसके अलावा नवजोत कौर ने जवाब अभी नहीं दिया है। नवजोत बेटा बताइए जल्दी से। साहिल, नवजोत, दीप्ति। दीप्ति बेटा आपका भी शायद पहला ही दिन है आज, तो जिस किसी का पहला ही दिन है वो मुझे जल्दी से बताएंगे। यस यस यस, फटाफट से आप मुझे बताएं ताकि हम पुनर्प्रस्थान कर जाएं। देखिएगा, आप देखकर बता सकते थे कि इसमें क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो टी एक में ही आ रहा है सिर्फ। देखो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ये मैंने अभी बताया था आपको, ये ट्रू है और ये तो ट्रू है ही। तो पहले यानी फर्स्ट और लास्ट में टी आना है। देखो TF आ गया आउट, देखो TF आ गया आउट, देखो FF आ गया आउट, ये टी आ गया इन। तो यानी आप देखकर बता सकते थे कि आंसर क्या आएगा, डी आएगा। आंसर क्या आएगा, डी। डी वाले बच्चे +4 लिखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था, एक बार जल्दी से। साहिल, अक्षत, दीप्ति, इसके अलावा दीक्षा डांडा, साथ में वंदना गुप्ता, साहिल, मिस्टर साहिल, नवजोत कौर, और कौन कौन है नवजोत कौर के साथ, कौन है, प्रणीता सोलंकी। आप भी बताइएगा बेटा जल्दी जल्दी से कि बातें समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। इधर देखो, PbF4 एंड PbCl4 एग्जिस्ट बट PbBr4 एंड PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं बताइए। लार्ज साइज ऑफ बिस्मथ एंड आयोडीन। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर ये देखिएगा जरा एक बार। स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ Pb+4। स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ Pb+4। लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ I- एंड Br-। यहां पर बच्चों ये Br- है और I- है, तो लार्ज साइज ऑफ I- एंड Br-। आपने बताना है। योर पोल बिगिंस नाउ, आपका पोल अब से स्टार्ट हो चुका है। जी साहिबा बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा इसमें। साहिल, दीप्ति, सोलंकी, आप सभी बताएं इसमें आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। व्हाट शुड बी द राइट आंसर एज पर
तो चलिए देख लेते हैं जरा एक बार। आज जिनका प्रथम दिवस भी है उनको मालूम होना चाहिए कि PB+4 क्या करेगा, प्लस Br2 क्या करेगा, 4Br माइनस, इमीडिएटली कन्वर्ट कर देगा PB Br2 + Br2 में। तो ये आपके लिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग के आंसर क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। PB+4 क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल। एंड इट ऑक्सीडाइजेज किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइजेज Br- टू Br2 एंड I- टू I2। इस वजह से एग्जिस्ट नहीं कर पाते। Therefore आप क्या बोलोगे, Therefore PbBr4 cannot exist and PbI4 do not exist। ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। They do not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इजी पीजी लेमन स्क्विजी। नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब ये आगे कीजिएगा आप लोग क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो आई वोंट अननेसेसरीली वेस्ट योर टाइम। बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क में है, आप करके लाएं। ये भी होमवर्क में है, आप करके लाएं। ये भी होमवर्क में है, आप करके लाएं। ठीक है, अब हम ग्रुप, ये भी होमवर्क में है, आप करके लाइएगा, ग्रुप 14 चलिएगा। ये भी होमवर्क में है, आप करके लाएं। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, जल्दी से। होमवर्क में है, आप करके लाएंगे इसे। कुछ क्वेश्चन तो मुझे बताने ही थे आपको अच्छे वाले। होमवर्क में है, करके लाइएगा, एंड होमवर्क में है, करके लाइएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ अब बात करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। देखिएगा ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जब हम लोग बात करेंगे, यानी नाइट्रोजन फैमिली की हम बात कर रहे हैं अभी, तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो आपको क्या नजर आता है ग्रुप 15 में? भाई हमारे पास फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, आर्सेनिक है, बिस्मथ है, एंटीमनी, और साथ में क्या आ जाता है, बिस्मथ। तो ये आपको सबके सब नजर आ रहे हैं। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स का मतलब है नाइट्रोजन फैमिली। इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन फैमिली। अब यहां पर हमें पढ़ना क्या है ये भी बताऊंगा मैं आपको। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली में हमें ऑक्साइड्स पढ़ने हैं, हाइड्राइड्स पढ़ने हैं। ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक नंबर के साथ साथ अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो याद रखिएगा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड निकोजेंस। इन्हें निकोजेंस भी कहा जाता है, बिकॉज कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर पॉइजनस इन नेचर एंड फॉर्म सफोकेटिंग कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, ये या तो सफोकेटिंग होते हैं, दम घुटू होते हैं, या ये सारे के सारे टॉक्सिक होते हैं। याद रखिएगा हमें क्या पढ़ने हैं, हमें हाइड्राइड्स पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ने हैं, हाइड्राइड पढ़ने हैं। हाइड्राइड के अलावा हैलाइड पढ़ने हैं हमें। हैलाइड के अलावा हमें ऑक्साइड पढ़ने हैं, ऑक्साइड्स। साथ में हमें क्या पढ़ना है, ऑक्साइड्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़नी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़नी है, एटॉमिक रेडियस पढ़नी है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने हैं। ये चीजें हमें, ये हमारे सिलेबस में है, बाकी कोई भी चीज हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें ये 7-8 चीजें पढ़नी है। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अक्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इनकी अक्रेंस के बारे में बात करूं तो एलिमेंट देखिएगा और अक्रेंस। तो एलिमेंट में अगर मैं नाइट्रोजन लेकर चल रहा हूं तो नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, 78% फ्री स्टेट में ये एयर के अंदर मिलता है, एटमॉस्फेयर में मिलता है। कंबाइंड स्टेट में नाइट्रेट के एग्जांपल, नाइट्रेट जैसे लद्दाख में मिलता है इंडियन सॉल्ट पीटर, जिसे हम क्या कहते हैं, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट बहुत मिलता है और ये एक्सप्लोसिव होता है काफी। कई बार क्या होता है, वहां पर पत्थर जोर से गिरते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के ऊपर, वो ब्लास्ट कर जाते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये ब्लास्टिंग यानी ये एक्सप्लोसिव स्टोन्स हैं, बच के रहना पड़ता है। तो लद्दाख साइड में आपको मिलता है। एक होता है हमारे पास चिलियाकाइल सॉल्ट पीटर। तो चिली सॉल्ट पीटर और साथ में इंडियन सॉल्ट पीटर, दोनों के दोनों फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है और इसी फॉर्म में इसे ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस तो बच्चों पूरी की पूरी एपेटाइट फैमिली, ये आपने देखा होगा, ये जेई मेन में पूछा गया है। जेई मेन 2024 में आ चुका है। ये जेई मेन 2024 में आया है, नीट में कभी भी आ सकता है। ध्यान से देखिएगा
कैल्शियम, यहां पर देखिएगा ये क्या आता है, Ca9PO4 होल 6 CaX2, इसे कहते हैं बच्चों एपेटाइट फैमिली। अगर यहाँ पर फ्लोरीन है तो इसे बोलते हैं फ्लोरो एपेटाइट, क्लोरीन है तो क्लोरो एपेटाइट, OR है तो एल्कोक्सी एपेटाइट और OH है तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। यहां पर देखिएगा ये जो आपके सामने है, दिस इज, इसे कहते हैं फ्लोरो एपेटाइट। फ्लोरो एपेटाइट हमारे पास क्या होता है, दांतों के अंदर होता है, टूथ इनेमल के अंदर, बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा अगर फ्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाती है, रेड मॉटलिंग हो जाती है, यानी लाल दांत हो जाते हैं। और अगर फ्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन पीने के पानी के अंदर कम हो जाए तो टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब फ्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पहले क्वेश्चन आया करते थे, अब तो ये सिलेबस में से हटा दिया गया है, जिसको हम बोलते थे वाटर पॉल्यूशन। तो ड्रिंकिंग वाटर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसमें आता था ये। चलिए नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, बिस्मथ, ऑर्सेनिक, एंटीमनी। याद रखिएगा ये बिस्मुथाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बिस्मथ सल्फाइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और बिस्मथ ग्लैंड्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, तीनों उसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं इनकी, कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या होंगे और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑफ बाउ रूल लगेगा। यहां पर देखिएगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, यहां तक ही है। तो ऐसे ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं चलिए बना के दिखा देता हूं मैं। यहां पर देख रहे हो आप कैसे करते हैं, कैन यू सी? तो ये आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, अफबाउ प्रिंसिपल है। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मूव करेंगे, जो हमारे पास जो हमें यहां पर नजर आ रहे हैं वो कैसे मूव करेंगे, यहां के बाद यहां पर जोड़ देंगे, यहां के बाद यहां पर जोड़ देंगे। क्लियर है ना? जो पहले आएगा पहले पाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला फंडा होता है। तो इलेक्ट्रॉन के फिल करने का, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड, ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा उनकी एनर्जी ऑफ द सबशेल्स की फॉर्म में ही फिल करते हैं। तो ये आपके सामने आ गया है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड। अब यहां से आगे बढ़ जाते हैं, इस टेबल को देखो जरा एक बार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे आपको नजर आने चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और एंटीमनी, बिस्मथ, सारे के सारे आपके सामने हैं। आप इन सब में एक चीज कॉमन देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको इन सब में एक चीज कॉमन देखने की मिलेगी। चलिए इन सब में एक चीज कॉमन आपको देखने को मिल रही है, लास्ट में देखो बच्चों, ये इन सब में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिल रही होगी अगर आपने नोटिस किया हो तो। यहां पर देखो ये क्या है, NH2NP6, 2s2 2p3 2p3, ये 3s2 3p3, ये 4s2 4p3, डी इलेक्ट्रॉन आना शुरू हुआ है, यानी यहां से मामला बदल जाएगा। कहां से मामला बदल जाएगा, p में भी डी ऑर्बिटल खाली है और इसमें भी। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर भी देखिएगा, यहां से मामला थोड़ा सा बदल जाएगा, इसमें देखिए इसमें ये आ जाता है। तो कैन यू सी इट, ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इसमें एक बात और भी याद रखिएगा, फॉस्फोरस में अगर मैं आपको बताऊं, फॉस्फोरस में हमारे पास क्या आ जाता है, 3d0 आ जाता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसी की वजह से फॉस्फोरस हेक्सावेलेंट भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एक बार ध्यान से देख लें, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, दे ऑल हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3, यानी इनके लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ऊपर लिख देता हूं समझ में आएगा आपको, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा NH2NP3, दिस विल बी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है साहिबा? जल्दी से बताइए बेटे, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, जो मैंने येलो से किया है वो चीज आपको कॉमनली नजर आ रही है कि नहीं बेटे? वंदना, दीप्ति, दीक्षा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। साहिल, साहिल ने एक बार हेलो बोला, हेलो सर जी, और उसके बाद साहिल, ठीक है ना, वो एक आदमी के यहां एक बार आया, एक राजा ने एक बार अनाउंस करवा दिया,
क्या अनाउंस करवा दिया कि भाई जो सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे, आजकल जैसे यूट्यूब पे कहानियां सुनाई जाती हैं 6 घंटे का वन शॉट लेक्चर, 12 घंटे का वन शॉट लेक्चर, ये लंबी कहानी ये तो होती है, वरना तो जो 4 घंटे में हो सकता है उसे 8 घंटे में कराने का क्या ही मतलब है। अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, वापस से उसी पॉइंट पे आते हैं। राजा ने बोला भाई जो मेरे यहाँ आएगा और सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे मैं इनाम दूंगा, उसको मैं 1 करोड़ डॉलर दूंगा, ऐसा मान के चल रहे हैं, यानी उसको मैं इतने पैसे दूंगा, इतने रुपए दूंगा, बहुत सारा है ना, उसको हीरे यानी बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात मिलेंगे। उस टाइम पे डॉलर वॉलर तो कहाँ ही होते थे, कॉइन्स होते थे। तो सब लोग गए कहानी सुनाते, कोई 2 दिन सुनाता, कोई 4 दिन सुनाता, कोई 6 दिन सुनाता। एक महाशय पहुंचे, इंटेलिजेंट थे, वो बोले कि मेरा 100 एकड़ का खेत। बोले ठीक है कि सर मेरा 100 एकड़ का खेत है। उनसे बोले कि महाराज मेरा 100 एकड़ का खेत है, 100 एकड़ के खेत में मैंने सरसों उगाई। सरसों उगाई? बोले ठीक है, सरसों उगा लिया कि जितने भी सरसों के जो बीज थे, जो निकल के आई सरसों बाद में पकने के बाद फसल, उसको जब वो प्रॉपरली हार्वेस्टिंग के बाद जितने भी मस्टर्ड ग्रेन्स थे वो सबको मैंने, उस किसान ने क्या किया, 100 एकड़ खेत के बीच में इकट्ठा कर दिया। 100 एकड़ खेत के बीच में इकट्ठा कर दिया, अनाज उगा लिया, सपोज सरसों नहीं अनाज उगा लिया, खेत के बीच में इकट्ठा कर दिया, ठीक है। बोले एक कबूतर आया, एक दाना उठाया और ठीक है। बोले दूसरा कबूतर आया, दूसरा दाना उठाया, 12-15 दिन हो गए ऐसे करते हुए। वो बोला 1,10,119वां कबूतर आया, एक दाना उठाया, अब राजा भी बोर हो गया और वो जो दूसरे बैठे हुए थे वो सब भी बोर हो गए। बोले ठीक है आगे तो बढ़ो। बोले सर अभी तो बहुत सारे दाने बाकी हैं, अभी तो 100 एकड़ में अनाज उगाया है, अभी तो ये कहानी अगले कई साल चलेगी। राजा ने हाथ जोड़े, बोले भाई तू ही विजेता है, उसको इनाम दे डाला। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा कहानी का सार ये है कि चाहो तो चीजों को आप अपने हिसाब से घुमा फिरा सकते हो। एक ही लेक्चर को, एक ही टॉपिक को आप चाहे तो 2 घंटे में पूरा पी ब्लॉक पढ़ाया जा सकता है, और चाहो तो इसे 2 महीने भी पढ़ाया जा सकता है, 2 मंथ। यस यू हर्ड इट राइट। तो चलिए, तो यहाँ पर साहिल क्या हुआ है, साहिल ने एक दाना उठाया और फुर्र। अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए, तो समझ गए हो कहानी का मतलब, देख पा रहे हैं आप लोग। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। इधर देखिएगा नेक्स्ट की तरफ, व्हाट द हेल। हाँ, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इसके आगे की। एटॉमिक साइज देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक साइज देखें, आपको समझ में आएगा। अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो एटॉमिक रेडियस आपको क्लियरली नजर आ रहे होंगे कि यहां से देखिएगा, अगर मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, फास्फोरस की बात कर रहा हूं, आर्सेनिक की बात कर रहा हूं, एंटीमनी की, बिस्मथ की, तो यहां से यहां जाने पे क्या हो गया, एक शेल बढ़ गई। देखो 2 एनर्जी लेवल थे, 3 हो गए, तो साइज बढ़ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। याद रखिएगा एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, नाइट्रोजन से बड़ा कौन होता है, फास्फोरस, उससे बड़ा कौन है, आर्सेनिक, उससे बड़ा कौन है, एंटीमनी, और लास्ट में कौन है, सबसे बड़ा बिस्मथ है। तो आप क्लियरली विजुअलाइज कर पा रहे होगे कि बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा होता है और नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है इस पूरे की पूरी फैमिली के अंदर। कैन यू विजुअलाइज इट बच्चे, जल्दी से मुझे बताइएगा। तो बैकलॉग कैसे कवर करें, ये साहिबा ने पूछा है कि बैकलॉग कैसे कवर करें। एक तो जितना भी बैकलॉग है आपका बच्चे, उसे आप 6 से 7 पार्ट में डिवाइड कर लो। 6 से 7 हफ्ते में आपने बैकलॉग को कवर करना है, 1 या 2 हफ्ते में कवर नहीं होता बैकलॉग। अगर आप 1 या 2 हफ्ते में कवर करोगे तो उस बैकलॉग का भी बैकलॉग हो जाएगा। तो आप प्लीज नेवर डू दैट। आप क्या करेंगे, प्लानिंग अच्छी रखें कि आप 6 से 7 पार्ट में डिवाइड कर लें, और छोटे छोटे पार्ट में, जितना आप छोटे पार्ट में डिवाइड करके बैकलॉग करोगे उतना आपका इजीली कवर होगा, बिना बर्डन के कवर होगा, आपको बर्डनसम फील नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। जरा ध्यान से देखें, ग्रुप एलिमेंट्स में
डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करूं तो डाउन द ग्रुप में देखिएगा न्यू शेल्स आर एडेड एज वी मूव डाउन द ग्रुप, न्यू शेल्स ऐड हो जाती है। अगर न्यू शेल्स ऐड होती हैं तो क्या हो जाएगा, न्यू शेल्स ऐड होंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। तो इसकी वजह से ये बात याद रखना है, इसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा एक बार देख लो सबके सब, ये बात बिल्कुल क्लियर है। डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, शेल्स बढ़ रही हैं तो न्यू शेल्स आर एडेड, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब ये हमेशा रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल of an isolated gaseous atom is called ionization energy। याद रखिएगा ionization energy decreases down the group, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा बच्चों, साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये बात याद रखिएगा। एक बात और भी याद रखना है, ionization energy is directly proportional to stability of configuration। कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहां तो सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है तो वो वाला फैक्टर तो यहां पे आएगा ही नहीं। इसे अगर ऑक्सीजन से कंपेयर करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन थोड़ा सा ज्यादा आ जाती है। क्यों, क्योंकि 2p3 का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल में है, ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है, सिमेट्री को ब्रेक करना है। 2p4 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती चली जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बता दिया आपको, ये कैसे डिक्रीज करती है ये भी बता दिया। इसका मतलब नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है, फास्फोरस की उससे कम है, आर्सेनिक की उससे कम हो जाएगी, एंटीमनी की उससे कम हो जाएगी, Sb, और बिस्मथ की उससे भी कम हो जाएगी। बिस्मथ सबसे कम होता है, तो ये बात याद रखिएगा। दिस विल बी द ऑर्डर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। मेटालिक कैरेक्टर में ध्यान से देखिएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास क्या आ जाता है। मेटालिक कैरेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले दोनों क्या है बच्चों, फर्स्ट टू, पहले दोनों क्या है हमारे पास, नॉन मेटल हैं, ये दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं। नेक्स्ट टू हमारे पास क्या है, मेटलॉइड्स हैं, और ये हमारे पास ये क्या है, टिपिकल मेटल है। ये हमारे पास क्या है, टिपिकल मेटल, ये हमारे पास टिपिकल मेटल है। तो याद रखिएगा इट इज टिपिकल मेटल, ये हमारे पास टिपिकल मेटल होती है। तो एलिमेंट्स के बारे में आपको पता चल गया, नॉन मेटल्स के बारे में आप लोगों को क्लियर आइडिया हो गया। यानी अब यहां पर आप एक चीज क्लियरली लिख सकते हो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। क्या लिखोगे यहां पे साहिबा, ऑन मूविंग डाउन, जल्दी से बताइए वरना, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। आप जैसे ही मूव करते हो डाउन द ग्रुप क्या आ जाता है हमारे पास, यहां पर एटॉमिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या आ जाता है बच्चों, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज करता चला जाता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हुए चला जाता है, यानी जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता चला जाएगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट की तरफ मूव करो। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिएगा जरा एक बार, ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड हमारे पास, तो दे शो ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चों, नाइट्रोजन फैमिली में अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, दैट विल बी +5, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3। इसका मतलब ये -3 से +5 के बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन का ही आपको दिखाऊं तो नाइट्रोजन में ही आप ध्यान से देखिएगा, देन यू विल रियलाइज। नाइट्रोजन में देखो, अगर मैं नाइट्रोजन में ही बात करूं तो नाइट्रोजन में देखो अमोनिया, अमोनिया के बाद हमारे पास आ जाता है N2H4,
उसके बाद हमारे पास आ जाता है NH2OH, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है N2, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है N2O, उसके बाद हमारे पास आ जाता है NO, नेक्स्ट में आ जाता है N2O3 एंड HNO2, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है N2O4, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है N2O5 HNO3। आप ध्यान से देखोगे यहां पर कितना है -3, यहां पर -2, यहां पर -1, यहां पे 0, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4 और ये +5। इसका मतलब -3 से लेके +5 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर शो होती है। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी है नोट कर लीजिएगा। अभी देखिएगा, अभी 1 बाय 1 चलेंगे अपन, तो इसमें आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। अगर मैं अमोनिया, N2H4, NH2OH, इनके नाम भी आपके लिए मैंने यहां पर लिखे हैं। इसे क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। इसे हाइड्राजीन कहा जाता है। ये हाइड्रोक्सिल अमीन है बच्चों। हाइड्रोक्सिल अमीन कहां पे यूज होता है? आप याद रखिएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन आपका यूज होता है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आगे बढ़ जाते हैं। ये हाइड्राजोइक एसिड है। हाइड्राजोइक एसिड कर्टियस रिएक्शन में यूज होता है। नाइट्रोजन ये आपकी रिएक्शन में, बहुत सारी रिएक्शंस में यूज होती है। और यहां पर देखो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये सारे के सारे आपको क्लियरली दिख रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, यहां पर आपको किसकी नजर आ रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन भी यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या होगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। कंपाउंड ओ लेके चलते हैं जरा, एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कंपाउंड ओ लेकर चलूं तो NO में देखिएगा ये +2 भी आ जाती है। अरे यार ये क्या है भाई, ये क्या आ जाती है? +2 भी आ जाती है। NO2 में देखिए +3 भी आ जाती है। N2O4 में +4 भी आ जाती है और N2O5 में +5 भी आ जाती है। तो +5 वाला अभी बाकी था, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यानी ये -3 से लेके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सी हैं बच्चों? -3 कॉमन है, +3 कॉमन है और +5 सबसे ज्यादा कॉमन है। दीज आर मोस्ट कॉमन। याद रखिएगा ये क्या है? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये मोस्ट कॉमन है। ये 3 सबसे ज्यादा कॉमन है। तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे अगली क्लास में। आप पढ़ के आइएगा। हम ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। ऑक्सीजन एंड हैलोजन फैमिली अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे। 4 क्लास का ये टोटल मसाला है। 4 क्लास में हम इसे फिनिश कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। अगर कहीं कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज शेयर किया करें उसे। तो आप सभी लोगों को हैप्पी संडे। कल तो टेस्ट है, तो बैच का टेस्ट अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो बैच का टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय। गॉड ब्लेस। जय हिंद।